हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेजर ऑफ टेल्स में। आज की स्टोरी भी मुल्ला नसरुद्दीन की सीरीज़ की है और बहुत ही फ़नी स्टोरी है। इस स्टोरी में आपको नए नए इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने को मिलेंगे फ्रेंड्स, और हर सेंटेंस के ग्रामेटिकल रूल्स को भी हम अच्छे से समझेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड द पैच ऑफ ग्रास। ग्रास होती है घास, पैच होता है एक टुकड़ा या हिस्सा। तो घास का हिस्सा, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है। उसके बाद ये नाउन है हमारा, ये भी नाउन है। तो घास का एक टुकड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक। क्या मतलब हुआ? मुल्ला नसरुद्दीन जो थे वो म्यूज़िक सुन रहे थे, यानी गाना सुन रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब वॉज और मेन वर्ब लिसनिंग। गुलजान जो मुल्ला नसरुद्दीन की वाइफ हैं, तो उन्होंने एक केतली को स्टोव पर रखा था, चूल्हे पर रखा था। हैड में हेल्पिंग वर्ब, पुट, पुट की तीनों फॉर्म पुट 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 होती हैं और ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। शी वॉज मेकिंग सम सेवरीज। सेवरीज का मतलब होता है नमकीन या कोई चीज़ स्वादिष्ट। टू गो विद जिंजर टी, अदरक की चाय के साथ, अदरक की चाय के साथ वो नमकीन बना रही थी। ये भी पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब और बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट। डिलीशियस स्मेल वाफ्टेड फ्रॉम द किचन। डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, स्मेल होती है गंध या अच्छी स्मेल। वाफ्टेड का मतलब होता है फ्रेंड, जैसे कोई अच्छी सुगंध जो आ रही थी, उसको हवा के अंदर कोई चीज़ जो बहती हुई आती है और वो लहराती है, हवा में बहती है, तो उसको कहते हैं वाफ्टेड फ्रॉम द किचन। एक स्वादिष्ट दुर्गंध आ रही थी बहती हुई किचन में से। एज ही लॉन्च ऑन हिज काउच एंड लाइफ सीम्ड ब्यूटीफुल टू हिम एट द टाइम। क्या मतलब हुआ? जब वो लॉन्च होता है तो सुस्ताना और कहीं रेस्ट करना, लॉन्च का मतलब होता है, और काउच का मतलब होता है सोफ़ा, और सीम्ड होता है प्रतीत होना, ब्यूटीफुल होता है शानदार या खूबसूरत। क्या मतलब हुआ है सेंटेंस का? ये एक कंजक्शन है। जब वो सुस्ता रहा था अपने सोफे पे और जो ज़िंदगी थी वो खूबसूरत प्रतीत हो रही थी उसको, उस वक्त, एट द टाइम, उस वक्त। ही शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। शुक होता है, शेक की सेकंड फॉर्म होती है शुक। उसने अपना सर हिलाया एक ओर से दूसरी ओर। रेलिशिंग द मेलोडी विद क्लोज्ड आइज। रेलिशिंग का मतलब होता है आनंद लेना, आनंद लेना या कुछ अच्छा लगना या मज़ा मज़ा आना। मेलोडी होता है धुन, तराना अपनी आँखों से। तो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज़ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आई है यहाँ पर। तो जो रूल यहाँ पर आया है ग्रामर्स का, तो वो है जब फास्टनेस में दो काम करता है, एक ही सब्जेक्ट दो काम करता है, तो वो मज़ा लेते हुए उसने अपना सर हिलाया एक ओर से दूसरी ओर। तो उस वक्त भी दूसरा काम ये कर रहा था, वो आंख बंद करके उस तराने का मज़ा ले रहा था, उसका आनंद लेते हुए उसने अपना सर हिलाया। तो जब भी किसी सब्जेक्ट को दो काम दिखाए होते हैं सेंटेंस के अंदर कि एक ही सब्जेक्ट ने दो काम किए हैं, और उस काम के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होता, क्योंकि जब वो अपनी आँख करके उसका आनंद ले रहा था तो उसने तभी उसी मोमेंट पे अपना सर इधर उधर हिला रहा था, उस साथ के साथ दोनों काम चल रहे थे। और अगर दोनों कामों के बीच में गैप होता है फ्रेंड, तो उसके लिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, जो आपको मेरी स्क्रीन पे अभी दिख रहा होगा। उसका जो फॉर्मेशन बनता है हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी का ऑब्जेक्टिव पार्ट, और फिर हमारा दूसरा जो क्लॉज होता है उसके साथ हम वो जोड़ देते हैं। तो आगे देखिए फ्रेंड, जस्ट देन, तभी, ए स्ट्रेंज नॉइज रोज टू हाई पिच। मतलब एक स्ट्रेंज होता है अजीब, और आवाज़, रोज होता है राइज की सेकंड फॉर्म रोज, उठी बड़ी। टू हाई पिच, हाई पिच भी एक ऊंचा स्वर होता है म्यूज़िक की लैंग्वेज के अंदर। तो बहुत ही ऊंचे स्वर के अंदर एक अजीब सी आवाज़ उठी। थ्रेटनिंग, मतलब थ्रेटनिंग का मतलब है डराना, यह होता है खतरा, मंडराना।
तो थ्रेटनिंग यहाँ भी एक पार्टिसिपल फ्रेज का ही यूज़ हुआ है, क्योंकि वर्ब के आईएनजी से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है। ये क्लोज तो हमारा यहाँ खत्म हो गया, ये दूसरा है। थ्रेटनिंग टू ओवर पावर द सूदिंग सॉन्ग। ओवर पावर होता है वश में करना या दबा देना, किसी चीज़ को हल्का कर देना। सूदिंग सॉन्ग होता है, सूदिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स सुखदायक गाना, जो थोड़ा जिसको सुन के हमारा थोड़ा स्ट्रेस कम होता है, तो मन को शांत करने वाला कोई गाना। ही वॉज लिसनिंग टू, जो वो सुन रहा था। तो मतलब उसका जो लाभदायक गाना था उस पर उसको कम कर रहा था। जो आवाज़ आ रही थी वो एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, तो वो उसका जो सूदिंग है उसको खतरे में था, और वो जो आवाज़ थी उसको वश में कर रही थी, मतलब कम कर रही थी। वो ज़्यादा हैवी हो रही थी उस वक्त उस गाने पर जो वो सुन रहा था। ही ओपन्ड हिज आइज इन हॉरर। हॉरर होता है भयभीत होना, डरना। उसने अपनी आंखें खोली भयभीत होकर। एंड ट्राइड टू कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब होता है ध्यान केंद्रित करना। ऑन द नॉइज इंस्टेड। जो गाना सुन रहा था उसके बदले उसने अपनी आंखें खोली भयभीत होकर और कोशिश की ध्यान केंद्रित करने की। एक बार फिर नानेनी का सेंस हो रहा है, और हमारी ये वर्ब में जब भी सेंटेंस में दो वर्ब आती हैं तो जिसमें नानेनी का सेंस होता है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, और जिसमें नहीं आती वो सेंटेंस की मेन वर्ब होती है। कभी भी अगर आपको सेंटेंस के अंदर जब भी कोई भी सेंटेंस आप इंग्लिश का बोलते हैं उसके अंदर दो वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मीट यू। चाहना, मिलना चाहता हूँ, तो नानेनी का सेंस आया मिलने में। और इसलिए हम पता लगा लेते हैं कि मेन वर्ब और नॉन फाइनेटिव वर्ब कौन सी बननी चाहिए सेंटेंस मेकिंग के अंदर। तो यहाँ पर भी मेन वर्ब हमारी ट्राइड है, और कंसंट्रेट ध्यान केंद्रित करना नानेनी का सेंस, तो इसलिए ये इन्फिनेटिव। और कुछ ऐसी वर्ब हैं जो जेरेंड को फॉलो करती हैं, और कुछ ऐसी वर्ब हैं जो इन्फिनेटिव को फॉलो करती हैं। ट्राइड इन्फिनेटिव को फॉलो करती है, और कुछ एक्सेप्शनल केस है जहाँ ट्राइड का के बाद जेरेंड का भी यूज़ हमने देखा है। ऑन द नॉइज इंस्टेड। इट सीम्ड फेमिलियर। तो ये प्रतीत हुआ, फेमिलियर होता है, फेमिलियर का मतलब होता है जैसे जाना पहचाना या परिचित। तो उसको ये प्रतीत हुई जानी पहचानी आवाज़ जो आ रही थी वो। मुल्ला लोअर्ड द वॉल्यूम एंड रियलाइज दैट इट वॉज हिज डोंकी। लोअर द वॉल्यूम मतलब उस वॉल्यूम को कम करी उसने। तो यहाँ पर फ्रेंड हम टर्न द वॉल्यूम डाउन का भी यूज़ कर सकते थे, या हम कभी भी टीवी देखने में किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ कम बढ़ानी या कुछ भी हल्का तेज़ करने के लिए हम टर्न का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, और ये भी ग्रामेटिकल करेक्ट है यहाँ पर। एंड रियलाइज, एंड उसको महसूस हुआ कि इट वॉज हिज डोंकी क्राइंग आउट इन पेन। तो उसको महसूस हुआ कि ये उसके गधे की आवाज़ है दर्द में। दैट इट वॉज हिज डंकी क्राइंग आउट इन पेन। तो ये उसके गधे की दर्द में चीखने की आवाज़ थी। ही रश्ड आउट ऑफ हिज हाउस टू फाइंड आउट व्हाट द मैटर वॉज। तो वो रश्ड का मतलब होता है कहीं तेज़ी से कहीं जाना, रश्ड का मतलब निकलता है। ही रश्ड आउट ऑफ हिज हाउस। वो जल्दी से अपने घर से बाहर आया जल्दी में, पता लगाने के लिए कि क्या मैटर है, व्हाट द मैटर वॉज। He followed his donkey's cries. He followed his donkey's cries and reached his neighbor's yard. Yard होता है वरांदा या आंगन। Followed किया उसने, पीछा किया अपने डोंकी की क्राइज। क्राइज यहाँ एक नाउन है और अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगा है, और इसका मतलब हुआ डोंकी की क्राइज मतलब उसकी चीखें। उसका पीछा किया उसने। एंड रीच्ड और पहुँचा अपने पड़ोसी के आंगन में। वट ही सो जो उसने देखा। वट ही सो दैट इर्क्ड हिम। तो दैट यहाँ ओमिट किया गया है, जो कि दूसरा क्लोज यहाँ पर छोड़ा है। तो कभी कभी हम कुछ कंजक्शंस को, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को ओमिट इंग्लिश में कर दिया जाता है। जो उसने देखा, इर्क का मतलब होता है, इर्क का मतलब होता है जैसे गुस्सा दिलाना या सताना। तो उसको सताने वाला था वो जो उसने देखा। नो एंड मतलब उसकी कोई एंडिंग नहीं थी, मतलब वो बहुत देर तक, मतलब उसका कोई सीमा नहीं थी ख़त्म होने की। ऐसी चीज़ को उसने देखा। हिज नेबर वॉज mercilessly beating his donkey with a stick।
तो उसका जो पड़ोसी था वो मर्सिलेसली होता है, बीट मर्सिलेसली होता है बेरहमी से। ये एक एडवर्ब है सेंटेंस की जो हमारी मेन वर्ब से पहले आई है और ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है फ्रेंड ये। इसका मतलब हुआ उसका पड़ोसी बेरहमी से उसके डोंकी को मार रहा था और विद अ स्टिक। किसी भी नाउन का इस्तेमाल करके जब हम कोई सेंटेंस में हमें किसी नाउन का इस्तेमाल करके कोई काम को करना होता है तो विद का इस्तेमाल, विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आता है हमेशा, ये आप नोट कर सकते हैं। मुल्ला वॉज एंग्री, मुल्ला बहुत गुस्से में था। आई कमांड यू टू स्टॉप हिटिंग माई डंकी इमीजिएटली। तो क्या मतलब हुआ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि मारना बंद कर दो मेरे डोंकी को इसी वक्त। तो स्टॉप एक इन्फिनेटिव वर्ब है और ये अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लाई है जो कि एक नाउन है हिटिंग, जो यहाँ एक जेरेंड का काम कर रहा है। और स्टॉप कभी कभी अपने साथ एक इन्फिनेटिव भी ला सकती है फ्रेंड और जेरेंड भी ला सकती है, एक्सेप्शनल केस है। और इसका है जैसे अगर कोई काम फ्यूचर में होगा तो ये टू टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाएगी, मतलब इन्फिनेटिव लाएगी। लेकिन उस टाइम जब उसने कमांड की तो वो उसी वक्त के काम को रोक रहा था, तो इसलिए हिटिंग का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है जो कि एक जेरेंड है। चलिए फ्रेंड आगे देखिए, व्हाट मेक्स यू हिट द पुअर बीस्ट इन सच अ हार्श मैनर। हार्श मैनर का मतलब होता है फ्रेंड जैसे हार्श मैनर कठोर व्यवहार। तो तो उसने कहा व्हाट मेक यू हिट द पुअर बीस्ट इन सच अ हार्श मैनर, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी इस बेचारे पशु को इस तरह एक कठोर व्यवहार से मारने की। व्हाट मैक्स यू, तो इस तरह का ये सेंटेंस बना है। इसका ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इसका ये सेंस यहाँ पर निकला है फ्रेंड, व्हाट मेक यू हिट द पुअर बीस्ट इन सच अ हार्श मैनर। येल्ड मुल्ला, तो मुल्ला ने चिल्लाया उस पर। रनिंग इनटू हिज नेबर्स कोर्टयार्ड, तो उस टाइम जो मुल्ला था वो भागते हुए उसने ये बोला, व्हाट मेक्स यू हिट द पुअर बीस्ट इन सच अ मैनर। तो ये उसने चीख कर कहा भागते हुए अपने पड़ोसी के कोर्टयार्ड में, मतलब वरांडे में या बाग के अंदर। द नेबर पॉइंटेड टू अ कॉर्नर ऑफ हिज यार्ड, जो पड़ोसी था उसने, पॉइंटेड का मतलब होता है इशारा करना, उसने कॉर्नर की तरफ इशारा करा अपने यार्ड के कॉर्नर की तरफ और कहा योर डंकी एट माई ग्रास, तुम्हारे डोंकी ने मतलब तुम्हारे गधे ने मेरी घास खा ली, ये उसने कहा उसके पड़ोसी ने। मुल्ला सेड बिग डील, बड़ी बात, बिग डील को कहते हैं बड़ी बात। आई वुड हैव इजीली कंपनसेटेड फॉर योर लॉस, तो क्या मतलब हुआ इसका, कंपनसेट का मतलब होता है मुआवजा, तुम्हारा नुकसान। तो वो कहता है मैं आसानी से तुम्हारे नुकसान का मुआवजा दे देता, मतलब चुका देता, जो भी तुम्हारी हानि हुई है, जो भी नुकसान हुआ है। तो ये एक, जब भी हमें पास्ट की बात, क्योंकि यहाँ परफेक्ट हो गई है, वो काम कर चुका है, वो मैं काम कर देता, अगर पता होता मैं आसानी से चुका देता। तो जब हमें कोई सेंटेंस होता है, कुछ हमें पछतावे का सेंस होता है, तो इस तरह हम वुड हैव का भी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है क्योंकि परफेक्ट का सेंटेंस बन जाता है। वाई डिड यू हैव टू बीट माई डंकी, नाउ कम विद मी। तो वाई डिड यू हैव टू बीट, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं हम करना था, करना पड़ता था और करना पड़ा। तो तुम्हें क्यों मारना पड़ा मेरे गधे को, तुम्हें क्यों मारना पड़ा मेरे गधे को, मैं तो तुम्हारा जो आसानी से मुआवजा दे देता तुम्हारे नुकसान का, क्यों मारना पड़ा। तो वो पछताते हुए कहता है इस बात को। नाउ कम विद मी, अब मेरे साथ आओ। द नेबर थॉट, नेबर ने सोचा। ही वुड गेट पेड फॉर द लॉस ऑफ द ग्रास, कि वो मुझे पे करेगा, मतलब चुकाएगा जो भी मेरे घास का नुकसान हुआ है। सो ही थ्रू द स्टिक एंड फॉलो मुल्ला ईगरली, इसलिए उसने अपनी जो छड़ी थी उसको फेंका और मुल्ला को पीछा किया ईगरली, उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ। ईगरली ये एक एडवर्ब है फ्रेंड इस सेंटेंस का, जो हमारा दूसरा क्लोज आया एंड के बाद का फॉलो। तो एडवर्ब की जो पोजीशन होती है फ्रेंड सेंटेंस के अंदर, ये किसी मेन वर्ब से भी पहले आ सकता है और यह सेंटेंस के लास्ट में भी हम इस वर्ब का इस्तेमाल, एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने अपनी छड़ी फेंकी और उसने मुल्ला को उत्सुकता से पीछा किया, उसका पीछे गया। व्हेन दे रीच्ड मुल्लाज हाउस, जब वो पहुँचे मुल्ला के घर पर,
He pointed at the corner of his yard and said to his neighbor, जिनने उसने इशारा किया अपने बाग के कॉर्नर में, उसने इशारा किया मतलब यहाँ पॉइंटेड एट, जो जिस जगह को वो दिखा रहा था वो उस जगह वो पास थी उस जगह पे, इसलिए पॉइंटेड एट का इस्तेमाल हुआ है। और ऊपर जो हमने इस्तेमाल देखा था वो पॉइंटेड टू अ कॉर्नर, तो उस टाइम जो कॉर्नर था वो थोड़ा दूर था। तो एक फिक्स प्रीपोजिशन का भी इस्तेमाल हम सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से करते हैं। जब हमें बात पास के लिए कहना था तो उसने एट का इस्तेमाल कर दिया, और वो जगह दूर थी कॉर्नर जो पहले सेंटेंस में आई थी इससे पहले, तो टू का इस्तेमाल वहाँ हुआ था। ही पॉइंटेड एट द कॉर्नर ऑफ हिज यार्ड एंड सेड टू हिज नेबर, अपने बाग के कॉर्नर में इशारा करते हुए उसने अपने पड़ोसी से कहा, सी दैट पैच ऑफ ग्रास इन द कॉर्नर, देखो वो पैच घास का टुकड़ा या अ, उस कॉर्नर में, उसने उसको दिखाया। दैट विल कवर योर लॉस, गो अहेड एंड ईट इट, तो उसने कहा ये भरपाई कर देगा तुम्हारे नुकसान की। गो अहेड एंड ईट एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की शुरुआत मेन वर्ब से हुई है सेंटेंस की, तो उसने कहा आगे बढ़ो और खाओ इसको। मुल्ला स्ट्रटेड इनटू हिज हाउस विद द एयर ऑफ अ किंग, मतलब स्ट्रटेड का मतलब होता है अकड़कर चलना या अकड़कर दिखाना। तो मुल्ला अकड़कर अपने घर में भाग गया। अकड़कर चलना या भागने का भी के सेंस में हम यूज़ करते हैं स्ट्रटेड वर्ब का। तो वो एक राजा की तरह अकड़ते हुए अपने घर में चला गया। एज एज हिज शॉक्ड नेबर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और तब उसका जो चौंका हुआ पड़ोसी था, जो शॉक्ड हो गया था बिल्कुल, वो घूरता रहा उसके बाद, उसके जाने के बाद, वो मतलब बिल्कुल चौंका दिया उसने। इस तरह से उनने किया, मेरे गधे ने तुम्हारी घास खाई है, अब तुम मेरे बाग की ये घास खा के अपना हिसाब पूरा कर सकते हो। तो ये थी फ्रेंड आज की स्टोरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपने कुछ नया ज़रूर सीखा होगा इस स्टोरी के माध्यम से। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट स्टोरी में जल्द ही मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।